कैसे हैं आप सब लोग। आज बेटा हम चर्चा करेंगे एक सबसे डिफिकल्ट स्टैंडर्ड्स की जिन्होंने बच्चों के मन में हाहाकार मचाया हुआ है। वो है आपका AS30, 31, 32। ये जो तीन स्टैंडर्ड्स हैं बेटा, ये बेसिकली हमारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है। बेसिकली ये हमें बताते हैं कि किस प्रकार से हमने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को रिकॉग्नाइज करना है, मेजर करना है, डी रिकॉग्नाइज करना है। सब बातें रिलेटेड टू फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स ये तीन स्टैंडर्ड्स हमें बताते हैं। तो बच्चों के मन में सबसे पहला प्रश्न उठेगा कि भाई ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, क्या है ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। बेटा जब हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करते हैं तो इसमें तीन चीजें आती हैं। एक डेरिवेटिव्स, एम्बेडेड डेरिवेटिव्स और हेजिंग। तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में तीन चीजों को लेकर बात की गई है, डेरिवेटिव्स की, एम्बेडेड डेरिवेटिव्स की, हेजिंग की और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की। इन सब चीजों की हमने इसमें बात की हुई है। मतलब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की बात भी की हुई है और उसके अलावा डेरिवेटिव्स, एम्बेडेड डेरिवेटिव्स और हेजिंग की बात की है। अब बेसिकली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 30, 31, 32 क्या दर्शाता है? बेसिकली ये करता है भाई हार्मोनाइजेशन ऑफ मार्केट्स। 30, 31, 32 स्टैंडर्ड्स मार्केट्स को हार्मोनाइज करने की कोशिश करता है। कॉम्प्लेक्सिटीज जो बढ़ गई उनको समझने की कोशिश करता है। चीजों के डिटेल डिस्क्लोजर्स की बात करता है। यूज ऑफ फेयर वैल्यू की बात करता है और रिडक्शन ऑफ ऑप्शंस की बात करता है। तो जो समय के साथ बदलाव आ रहा है, जो हमारी इकोनॉमी के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, हमारी जो इकोनॉमी है उसके अंदर डिफरेंट मार्केट्स जो है हार्मोनाइज होती जा रही है, कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ती जा रही है, डिटेल डिस्क्लोजर्स की रिक्वायरमेंट है, फेयर वैल्यू का यूज बढ़ रहा है और हम चाहते हैं कि जो इतने सारे ऑप्शंस हैं काम करने के लिए उनमें रिडक्शन है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 30, 31, 32 का फॉर्मुलेशन हुआ है। की प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टैंडर्ड। अब हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या मेन बातें कहता है? पहला, ऑल डेरिवेटिव्स आर रिकॉग्नाइज्ड ऑन द बैलेंस शीट डेट। कहते हैं जितने भी हमारी डीलिंग्स हैं डेरिवेटिव्स के अंदर उन सबको बैलेंस शीट डेट में बुक्स के अंदर रिकॉग्नाइज किया जाएगा। मोस्ट फाइनेंशियल एसेट्स, ज्यादातर जो फाइनेंशियल एसेट्स हैं उनको फेयर वैल्यू के अंतर्गत मेजर किया जाए। मतलब जो फाइनेंशियल एसेट्स हैं उनको बुक्स के अंदर उनकी फेयर वैल्यू पे दिखाया जाए। और जो हेजिंग का हम काम करते हैं, जो हेजिंग इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज करते हैं उनको हम अपनी बुक्स में हेज अकाउंटिंग के बेसिस पर दिखाएं। तो बेसिकली ये स्टैंडर्ड्स क्या कहता है, देखिए एक बार फिर देखें। 30, 31, 32 स्टैंडर्ड्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है। पॉपुलर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में आ जाते हैं डेरिवेटिव्स, एम्बेडेड डेरिवेटिव्स, हेजिंग, जिनकी हम आगे चर्चा करेंगे। मार्केट में जो बदलाव आ रहे हैं जिनकी वजह से हम देखते हैं कि हार्मोनाइजेशन ऑफ मार्केट्स हो रहा है, कॉम्प्लेक्सिटीज इंक्रीज होती जा रही है, डिटेल डिस्क्लोजर्स की रिक्वायरमेंट आ रही है, फेयर वैल्यू का यूज बढ़ता जा रहा है और जो इतने सारे विचार हैं काम करने के उन ऑप्शंस को हम कम करना चाहते हैं। इन सब बातों के तहत में रखते हुए 30, 31, 32 को फॉर्मुलेट किया गया। और इसके बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है, फिर से बोलता हूं कि सभी डेरिवेटिव्स को बैलेंस शीट डेट पर रिकॉग्नाइज किया जाए। जितने भी फाइनेंशियल एसेट्स हैं उनको कोशिश किया जाए फेयर वैल्यू पे वैल्यूएशन करने की और हेजिंग इंस्ट्रूमेंट्स को हेजिंग अकाउंटिंग के तहत बुक्स के अंदर दिखाया जाए। अब तीनों स्टैंडर्ड्स का मैंने एक आपको ब्रीफ प्रेजेंटेशन दे दिया है। AS30 किस किस चीजों की बात करता है? AS30 रिकॉग्निशन एंड डी रिकॉग्निशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। AS30 बात करता है रिकॉग्निशन एंड डी रिकॉग्निशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, मेजरमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, डेरिवेटिव्स एंड हेज अकाउंटिंग।
तो AS 30 के अंदर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 30 के अंदर भाई किस प्रकार से कब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को रिकॉग्नाइज करना है, कब उनको डी रिकॉग्नाइज करना है, इसकी बात की गई है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को किस प्रकार से मेजर करना है, इसकी बात की गई है। और डेरिवेटिव्स और हेज की किस प्रकार से अकाउंटिंग होगी, उसको डील करेंगे, इस चीज की बात की गई है। AS 31 में हमने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को कैसे प्रेजेंटेशन देनी है, इसके बारे में बताया गया। और AS 32 में फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के क्या क्या डिस्क्लोजर देने हैं, ये बताया गया। तो 30, 31, 32 एक साथ चलते हैं। अब हम बात करते हैं भाई 31 स्टैंडर्ड लगता कहां है। 31 स्टैंडर्ड हर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर लगता है, एक्सेप्ट हर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर लगता है एक्सेप्ट बिजनेस कॉम्बिनेशंस, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स, ESOP मतलब इंप्लॉय स्टॉक ऑप्शंस, लीजिंग अरेंजमेंट्स, एनी अदर स्टैंडर्ड कवर्ड स्पेसिफिकली। यानी इन चीजों को अगर छोड़ दें तो बाकी सभी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स AS 30 के दायरे में आते हैं, AS 30 के स्कोप में आते हैं। बिजनेस कॉम्बिनेशंस को छोड़ दीजिए, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स को छोड़ दीजिए, इंप्लॉइज को जो स्टॉक ऑप्शन के तहत शेयर दिए जाते हैं उनको छोड़ दीजिए, लीजिंग अरेंजमेंट्स होते हैं जो कंपनीज के बीच, उनको छोड़ दीजिए, और कोई भी ऐसा मैटर जो किसी और स्टैंडर्ड में कवर्ड है उसको छोड़ दीजिए। बाकी सभी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स AS 30 के दायरे में आएंगे, AS 30 उनको गवर्न करेगा। अब बड़ी देर से हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। प्रश्न उठता है कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता क्या है, व्हाट इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। देखिए इसको ऐसे समझिए, अगर कोई इंस्ट्रूमेंट, जैसे ये एक आदमी है A और ये दूसरा आदमी है B, और ये हमारा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। अगर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट A के लिए तो एसेट है और B के लिए लायबिलिटी है, तो इसका मतलब ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की खूबी क्या होती है कि वो एक व्यक्ति के लिए एसेट होता है और दूसरे व्यक्ति के लिए लायबिलिटी होता है। कि जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है वो जन्म जब उसका होता है तो वो एक का एसेट दूसरे की लायबिलिटी। अब जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, ये मेरा मोबाइल फोन है, ये मेरा एसेट है, किसी की लायबिलिटी थोड़ी है, ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। ये मेरा टैबलेट है, ये मेरा एसेट है, किसी और की लायबिलिटी थोड़ी है, ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। ये मेरा पेन है, ये मेरी एसेट है, किसी और की लायबिलिटी थोड़ी है, ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। और कौन सी चीज देखूं जो पड़ी हो मेरे पास तो कहने का मतलब एक और है, ये कैलकुलेटर है, ये मेरा एसेट है, किसी की लायबिलिटी नहीं है, तो ये भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वो चीज होती है, वो इंस्ट्रूमेंट होता है जो किसी एक के लिए एसेट हो, किसी एक के लिए लायबिलिटी हो। जैसे डिबेंचर्स। अब डिबेंचर्स मान लीजिए मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के डिबेंचर खरीदे हुए हैं, तो वो मेरी इन्वेस्टमेंट है, मेरा एसेट है, पर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के लिए क्या है, लायबिलिटी। मैंने बॉम्बे डाइंग के शेयर्स खरीदे हुए हैं, वो मेरा एसेट है, मैं अपनी इन्वेस्टमेंट में दिखाऊंगा, पर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड शेयर्स को कहां दिखाएगी, लायबिलिटी में। ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। तो बेटे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वो होता है जो किसी एक व्यक्ति का एसेट हो और दूसरे व्यक्ति की लायबिलिटी हो। जैसे डिबेंचर्स हो गए, जैसे शेयर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, फिक्स डिपॉजिट्स हो गए, लोन हो गया। लोन भी तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, मैंने लोन दिया है, मेरी एसेट है, जिसने लोन लिया है उसकी लायबिलिटी है। आप क्या कहते हो बेटा, सोच के बताओ, इधर उधर मत देखो, सोच के बताओ। मैंने किसी को लोन दिया है तो वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, क्यों, मेरा एसेट है, जिसने लोन लिया है उसकी लायबिलिटी है। तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट
is a contract that gives rise to both a financial asset of one enterprise and financial liability or an equity of another enterprise. तो एक के लिए फाइनेंशियल एसेट हो गया और किसी दूसरे एंटरप्राइज के लिए या तो फाइनेंशियल लायबिलिटी है या इक्विटी है। पता ही होगा आपको, इक्विटीज और लायबिलिटीज दोनों लायबिलिटी साइड पे आती है। तो मेरे ख्याल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन से आप बाखूबी समझ गए होंगे कि भाई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या है। अब हम इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के तहत फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को कुछ कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। बेसिकली 4 कैटेगरीज हैं। एक, फाइनेंशियल एसेट और फाइनेंशियल लायबिलिटी एट फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस। मतलब वो फाइनेंशियल एसेट्स या फाइनेंशियल लायबिलिटीज जिसको हम अपने बुक्स में फेयर वैल्यू में दिखाना चाहते हैं और जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो P&L में ले जाते हैं। पहली कैटेगरी ये हो गई। दूसरी, हेल्ड टू मैच्योरिटी। मैंने कोई डिवेंचर खरीदा है, कोई बॉन्ड खरीदा है और मैंने सोचा इसको मैच्योरिटी तक रखूंगा। 10 साल के लिए बॉन्ड IFCI ने इशू करे, मैंने खरीद लिए और मैंने ये विचार किया भाई इसको 10 साल तक रखूंगा, 10 साल तक इसके ब्याज के मजे लूंगा और 10 साल बाद कंपनी मुझे डिवेंचर के पैसे लौटा देगी, मेरा डिवेंचर खत्म हो जाएगा। हेल्ड टू मैच्योरिटी, मैच्योरिटी तक इसको मैं अपने पास रखूंगा। हेल्ड टू मैच्योरिटी इन्वेस्टमेंट। थर्ड, लोन्स एंड रिसीवेबल्स। मैंने लोगों को लोन दिया है, मैंने लोगों से पैसा लेना है, ये क्या है? एक प्रकार के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। फोर्थ, अवेलेबल फॉर सेल फाइनेंशियल एसेट्स। अगर किसी फाइनेंशियल एसेट्स को हम ऊपर वाली 3 कैटेगरी में क्लासिफाई नहीं करते हैं तो हम उसको कहते हैं अवेलेबल फॉर सेल फाइनेंशियल एसेट्स। इन सभी कैटेगरीज की चर्चा आगे आएगी फिर से। तो अवेलेबल फॉर सेल फाइनेंशियल एसेट्स में कौन से एसेट्स आते हैं? जिनको हमने पहली 3 कैटेगरीज में कंसिडर नहीं किया है। कैसा लगा? आइए और थोड़ा इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहला आ गया फाइनेंशियल एसेट्स। फाइनेंशियल एसेट्स एट फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस। इसमें वो फाइनेंशियल एसेट्स आते हैं जो हमने ट्रेडिंग के लिए लिए हुए हैं। यानी हमने कोई फाइनेंशियल एसेट खरीदा, किसी कंपनी का बॉन्ड खरीदा, ये सोचा भाई मौका लगते ही इसको बेच देंगे, 3 महीने 4 महीने 6 महीने जब मौका लगेगा इसको बेच के प्रॉफिट कमा लेंगे। तो ये क्या हो गया? फाइनेंशियल एसेट्स एट फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स की चर्चा डिटेल में आगे करेंगे। बाकी आपने अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ा हुआ है तो उसमें डेरिवेटिव्स की चर्चा पढ़ी होगी आपने। डेरिवेटिव्स में आते हैं ना आपके फ्यूचर्स, फॉरवर्ड, ऑप्शंस। चर्चा आगे करेंगे। तो डेरिवेटिव्स अगर हमने लिए हैं और उनको हम एज हेजेस यूज नहीं कर रहे, हमने डेरिवेटिव खरीदा है फ्लक्चुएशन का फायदा उठाकर प्रॉफिट कमाने के लिए, तो वो फिर इस कैटेगरी में आएंगे। और इसके अलावा किसी भी फाइनेंशियल एसेट को हमने डेजिग्नेट कर दिया है कि भाई इसको हम फेयर वैल्यू के हिसाब के तहत वैल्यू करेंगे, तो वो भी इसी कैटेगरी में आएंगे। तो पहली कैटेगरी आपको क्लियर हो गई। अब बात करते हैं दूसरी कैटेगरी, लोन्स एंड रिसीवेबल्स। जो नॉन डेरिवेटिव फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं विद फिक्स्ड और डिटर्मिनेबल पेमेंट्स दैट आर नॉट कोटेड इन एनी एक्टिव मार्केट।
भाई जैसे मैंने रामलाल एंड लिमिटेड को 50 लाख का लोन दे दिया तो वो इस कैटेगरी में आएगा। सोचो कैसे। पहली बात, नॉन डेरिवेटिव फाइनेंशियल एसेट है, मैंने उसको 50 लाख का लोन दिया है। इस 50 लाख के लोन की वैल्यू किसी चीज पर निर्भर तो करती नहीं है, इस लोन की वैल्यू किसी और चीज से डिराइव तो हुई नहीं है। दूसरा, उसने मुझे 5 साल बाद ये लोन चुका देना है और मुझे हर महीने या हर साल या हर 6 महीने में ब्याज देना है, और इस लोन की कोई मार्केट वैल्यू नहीं है। तो ये फिर किस कैटेगरी में आ गया? लोन्स एंड रिसीवेबल्स की कैटेगरी में आ गया। थर्ड, एक एक चीज बेटा मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना आए। जो भी दिक्कत है इस वीडियो को बार बार देखिएगा। फिर हेल्ड टू मैच्योरिटी इन्वेस्टमेंट। अब हम उन इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रहे हैं जिनको हम मैच्योरिटी तक रखेंगे अपने पास। आइए, फर्स्ट केस, नॉन डेरिवेटिव फाइनेंशियल एसेट्स विथ फिक्स्ड और डिटर्मिनेबल पेमेंट्स एंड फिक्स्ड मैच्योरिटी that the entity has the positive intent and ability to hold to maturity। तो पहली बात, ये भी नॉन डेरिवेटिव फाइनेंशियल एसेट्स है, इनकी भी फिक्स्ड और डिटर्मिनेबल पेमेंट्स है, इनकी एक फिक्स्ड मैच्योरिटी है, और हमने रखा ही इसको इस इंटेंशन से है कि हम इसको अंत तक रखेंगे और बाद में कंपनी ही इसका रीपेमेंट हमको कर देगी। तो ये हो जाते हैं हेल्ड टू मैच्योरिटी इन्वेस्टमेंट की कैटेगरीज। ठीक है, अब चलते हैं अवेलेबल फॉर सेल फाइनेंशियल एसेट्स। ऑल फाइनेंशियल एसेट्स, मैंने पहले भी बोला था, दैट आर नॉट क्लासिफाइड इन अनदर कैटेगरीज आर क्लासिफाइड एज अवेलेबल फॉर सेल। तो जो भी फाइनेंशियल एसेट्स ऊपर वाली कैटेगरीज के बीच में नहीं आए हैं उनको हम क्या बोलते हैं? दीज आर अवेलेबल फॉर सेल्स। ठीक, या कोई ऐसा फाइनेंशियल एसेट जिसको हमने स्टार्टिंग में बोल दिया कि इसको हम अवेलेबल फॉर सेल की कैटेगरी में रखेंगे तो वो भी अवेलेबल फॉर सेल फाइनेंशियल एसेट की कैटेगरी में आएगा। फिर देख लीजिए, पहला, वो फाइनेंशियल एसेट जो ट्रेडिंग के लिए रखे हैं वो पहली कैटेगरी में आएंगे, जो मैच्योरिटी तक रखे गए हैं वो थर्ड कैटेगरी में आएंगे। डेरिवेटिव सब पहले कैटेगरी में आएंगे, प्रोवाइडेड वो हेजेस की तरह यूज नहीं हो रहे। डेरिवेटिव्स हमने प्रॉफिट कमाने के लिए खरीदे हैं। वो फाइनेंशियल एसेट्स जिनको हमने स्टार्टिंग में ही डेजिग्नेट कर दिया है कि हम इस कैटेगरी में रखेंगे फेयर वैल्यू वाले में, तो वो फर्स्ट कैटेगरी में आएंगे। और अगर हम उनको स्टार्टिंग में डेजिग्नेट कर दिया है कि अवेलेबल फॉर सेल वाली कैटेगरी में रखेंगे तो फिर वो इस कैटेगरी में आएंगे। इसमें और इसमें दोनों में, लोन्स और हेल्ड टू मैच्योरिटी में, दोनों में नॉन डेरिवेटिव फाइनेंशियल एसेट्स आते हैं विद फिक्स्ड और डिटर्मिनेबल पेमेंट्स। बस लोन्स एंड रिसीवेबल्स में वो आते हैं जिनकी कोई एक्टिव मार्केट नहीं होती है, और इसमें केवल लोन्स और रिसीवेबल्स ही आते हैं। कैसा लगा? अब अगर हम फाइनेंशियल लायबिलिटीज की कैटेगरीज बनाए, अभी हमने एसेट्स की बात की थी, अब फाइनेंशियल लायबिलिटीज की बात करते हैं। पहली कैटेगरी, फाइनेंशियल लायबिलिटीज एट फेयर वैल्यू, फाइनेंशियल लायबिलिटीज एट एमोर्टाइज्ड कॉस्ट। इसके अंदर वो फाइनेंशियल लायबिलिटीज आती हैं जो हमने ट्रेडिंग के लिए हेल्ड की हुई है, या जिनको हमने शुरुआत में ही सोच लिया था कि फेयर वैल्यू पर रिकॉग्नाइज करेंगे। और एमोर्टाइज्ड पे वो फाइनेंशियल लायबिलिटीज आती हैं जिनको हमने फेयर वैल्यू वाली कैटेगरी में नहीं रखा, फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस वाली कैटेगरी में नहीं रखा। बताइए कैसा लगा है? तो हमने चर्चा किस किस की कही? AS 30 क्या है, AS 31 क्या है, AS 32 क्या है, हमने इस बात की चर्चा करी। देखिए यहां पर कि 30 किसको डील करता है? रिकॉग्निशन, डी रिकॉग्निशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, मेजरमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, डेरिवेटिव एंड हेज अकाउंटिंग की बात करता है। AS 31 किसकी बात करता है? उसके प्रेजेंटेशन की। AS 32 किसकी बात करता है? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के डिस्क्लोजर्स की। फिर हमने देखा भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में कौन कौन सी चीजें आएंगी, उसकी बात करी।
फिर हमने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को डिफाइन किया। हमने देखा भाई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वो होते हैं जो किसी एक व्यक्ति के एसेट है तो किसी दूसरे के क्या है, लायबिलिटीज है। फिर हमने उसकी 4 कैटेगरीज डिफाइन करी। फिर हमने अलग से पहले चारों कैटेगरी के फाइनेंशियल एसेट्स पकड़े और फिर हमने फाइनेंशियल लायबिलिटीज पकड़ी। बताइए आपको कैसा लगा? थम्स अप।